स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी होम गार्ड की तैयारी करें यूपी में तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम आपके संपूर्ण पेपर का निचोड़ दिखाने वाले हैं, किस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न आ सकते हैं यह हम बताने वाले हैं। तो चलिए सब लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे क्योंकि क्लास का समय हो चुका है। आपको पता होगा कि आपको डेली सुबह 10 बजे हमारे चैनल लक्ष्य तक पर फ्री में क्लासेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए स्पेशल जीके जीएस की क्लास को शुरू करते हैं। इसमें आपको पता होगा कि हम सभी सब्जेक्टों को पढ़ते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, अर्थशास्त्र, स्टैटिक, जीके और साइंस भी पढ़ते हैं, आपको पता होगा। आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लीजिए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। तब तक आप लोग लाइव जुड़ जाइए। चलिए जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे। सब लोग लाइव जुड़ेंगे क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है और आप सभी को जुड़ना पड़ेगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है आज की क्लास में। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में समाजवादी शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? वर्ष 1950 में, 1967 में, 1976 में या 1985 में? तो आप सब जान जाइए कि समाजवादी जो शब्द है यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। अब आपको पता होगा ना कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो वह हुआ था 1976 में। आप लोग नोट कर लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, ये 2 शब्द हम बता रहे हैं और तीसरा शब्द आप जानते हो तो कमेंट करिए। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे तीसरा शब्द और क्या था? 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। अभी नहीं तो हम आगे बताएंगे। चलिए तब तक प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? यहाँ पर हम सिर्फ स्टैटिक जीके की बात नहीं करते, साथ में यूपी जीके को भी कवर कराते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ जल्दी से सब लोग। ठीक है, तो बताइए सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन सा जिला रखता है? सोनभद्र होगा, लखीमपुर खीरी होगा, पीलीभीत होगा या मिर्जापुर होगा? चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारा जो सोनभद्र जिला है यह हमारा सबसे अधिक वनों का जिला कहा जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ए ऑप्शन में नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यह प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली? तो यह प्रश्न शायद मैंने पहले करा दिया है, तो आप लोग डायरेक्ट उत्तर नोट कर लीजिए, नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर अभी हमारी वर्तमान सरकार ने इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। आपको भी पता होना चाहिए, जो पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी यही सरकार, हमारी वर्तमान की सरकार, यह पंचवर्षीय योजनाओं को एकदम से खत्म कर दी है। और पंचवर्षीय योजना कितना इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए ये शायद अभी आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है, आइए बात अगले प्रश्न की करेंगे। राज्य की नीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? हमने आपको पहले भी बता दिया कि भारतीय संविधान उधार का थैला कहा जाता है। यह संविधान बनने में हर देश का भ्रमण किया गया था भाई साहब, वहां से कुछ ना कुछ उधार लिया गया था, तब यह संविधान हमारा भारतीय बना था। तो बताइए नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया था? अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से या कनाडा से? चलिए संविधान का यह स्पेशल प्रश्न आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। बिल्कुल सही। देखिए अगर बात अमेरिका की जाए, अमेरिका से क्या लिया गया था? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया था। ठीक, लिख लीजिए शॉर्टकट में। चलिए यहाँ पर एक मिनट रुकिए, मौलिक लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, मौलिक अधिकार लिया गया था किससे? तो अमेरिका से लिया गया था। ठीक, अब बात ब्रिटेन की होगी, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया था? तो संसदीय शासन व्यवस्था ली गई थी। जो वर्तमान में हमारे सांसद लोग हैं ना, ये सब व्यवस्थाएं वहां से ही ली गई थी। आप नोट करिए, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया था। अगर बात नीति निर्देशक तत्व की जाएगी तो यह आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही, यह आयरलैंड से लिया गया था, नीति निर्देशक था। तो नोट कर लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि लक्ष्य तक आपको प्रोवाइड करेगा आपके सिलेक्शन के लिए क्लास फ्री में।
ठीक, तो डेली जुड़िए सुबह 10 बजे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा होगा? कानपुर नगर होगा, लखनऊ होगा, गाजियाबाद होगा, प्रयागराज होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, प्रश्न संख्या 5 बिल्कुल इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रयागराज नहीं होगा, गाजियाबाद नहीं होगा, लेकिन कानपुर नगर इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम मानेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है कानपुर नगर में निवास करती है। ठीक है? चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आपके पेपर में मैथ नहीं, आप खुशियाँ मनाएँ, लेकिन इतना भी मत बनाइए कि आप ये भी ना पढ़ें। ठीक है? तो किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? आपको अनुच्छेद बताना है, वह कौन-सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत समानता का अधिकार है? अनुच्छेद 12 से 14, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22 और अनुच्छेद 23-24। जल्दी से बताएँगे सब लोग कमेंट करके। चलिए, समानता का अधिकार प्रश्न संख्या 6 बिल्कुल ए बी ए बी ए बी भाई साहब 14 से 18 में है ना। याद करिए एक बार, आपने पढ़ा होगा संविधान, तो वहां पर अनुच्छेद में लिखा गया है 14 से 18 में समानता का अधिकार होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये बताने की बात नहीं, आप सब जानते हैं डॉल्फिन है। ठीक है, चलिए डॉल्फिन बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ये तो सिंपल प्रश्न था। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, ये भी शायद हमने बताया था, नीम, अशोक, बरगद, पीपल। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, यह जो होगा बरगद होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है बरगद है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ए की कमी से होता है, बी1 की कमी से, सी की या डी की? जल्दी से बताइए। विटामिन ए की कमी से अगर पूछा जाए कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, नोट करिए, यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाती है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। यह हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। अगर बात की जाए विटामिन डी की, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग होता है। और विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में सूर्य की रोशनी में मिलता है, वो भी सुबह सुबह। ये आप जानते रहिए। बी1 से बेरी बेरी रोग होता है, यह भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बेरी-बेरी एक रोग होता है, ये होता है। ठीक, तो इन सभी को आप जानते रहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए, बात अगले प्रश्न की करेंगे। तो कह रहा है कि भारत में लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। चलिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताइए। लोकसभा के बारे में पूछा जा रहा है। अगर राज्यसभा के बारे में पूछा जाता तो उत्तर दूसरा होता है, लेकिन यहाँ पर लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 5 वर्ष ही होता है। और यह लोकसभा जो है अस्थाई सदन होता है, ये आपको पता है। और राज्यसभा जो होता है वह अस्थाई सदन कहा जाता है। लोकसभा में मेंबर बनने के लिए आपको 25 वर्ष की उम्र पार करना पड़ेगा, और राज्यसभा की मेंबर बनने के लिए आपको 30 वर्ष होना अनिवार्य होगा। ठीक है, और प्रश्न बनता है कि अगर आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये सब जानते रहिएगा, क्योंकि यहाँ कभी-कभी एग्जामिनर आपको उलझा सकता है। ठीक है, तो लेट न करते हुए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, जिसे आप डिवीजन कहते हैं? बताइए। 15, 16, 18, 20। चलिए, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश में वर्तमान की बात कर रहा है तो 18 मंडल है। आप लोग सी वाला ऑप्शन सही कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही करिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो आप सब जानते होंगे भाई साहब, इस प्रधानमंत्री मत मारिए, प्रधानमंत्री नहीं होते, ना तो राष्ट्रपति, ना तो संसद। यहाँ पर जो रक्षक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं कौन? सर्वोच्च न्यायालय।
बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी भारतीय कानून पर रोक लगा सकते हैं। ठीक है? अगर वह देश की जनता के हित में नहीं है, तो वह रोक लगा सकते हैं। अभी देखे होंगे ना, यूजीसी का नियम बनाए थे केंद्र सरकार ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, अस्थायी रोक लगा दी, अस्थायी रोक लगा दी। ठीक है? तो आप जानते रहिए कि जो संविधान का संरक्षक कहा जाता है, वह सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं आप एक प्रकार से। ठीक है? इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध, हरित क्रांति मतलब कि अनाज उत्पादन से होगा। दुग्ध क्रांति का मतलब होता है श्वेत क्रांति, आप ये जानते रहिए। मत्स्य क्रांति को नीली क्रांति भी कहा जाता है, ये भी जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? 1, 2, 3, 4। चलिए फटाक से बताइए, 1, 2, 3, 4 कौन सा होगा हमारा उत्तर प्रश्न संख्या 14 का? सब लोग कमेंट करेंगे, एक तरफ से सब लोग कमेंट करते हुए चलेंगे। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर उत्तर बी, ए बी। भाई साहब क्या दे रहे हैं भाई साहब? चलिए, प्रश्न संख्या 14 बिल्कुल आपको पता होगा ना, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये सब जानते रहिए। यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न जो है विज्ञान से है। देखिए, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? चलिए, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? प्रश्न संख्या 15 बताइए फटाक से कमेंट बॉक्स में उत्तर। चलिए सब लोग कमेंट करेंगे। चलिए, क्लास कैसी लग रही है यह भी आप लोग बता सकते हैं। चलिए ठीक, प्रश्न संख्या 15 का उत्तर सी सी सी। अरे भाई साहब, बड़ा अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। हमारा यही सिद्धांत है कि आपका समय 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको अधिक से अधिक मैटर प्रोवाइड किया जाए और कम समय में किया जाए। यही सिद्धांत रहता है हमारा। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ग्रीन जो हाउस गैस नहीं माना जाएगा, इसमें से वही पूछा जा रहा है। मतलब 3 ऐसी गैसें हैं यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं और एक नहीं है, जो नहीं है वही पूछा जा रहा है। चलिए, CO2 है, CH4 है, N2O है या O2 है? कौन सा होगा यहाँ पर उत्तर, जल्दी से बताइए। चलिए, ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती। प्रश्न संख्या 16 बिल्कुल। चलिए चलिए, एकदम सही। देखिए, ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाएगी, ओ वह जो है O2 हो जाएगा। ठीक, और बाकी CO2, CH4, N2O ये सब ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत माने जाते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर जो O2 है, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो मैंने बताया था शायद जीके की क्लास में ना, बिल्कुल प्रश्न संख्या 17 का डायरेक्ट उत्तर बता दीजिए भाई साहब, मैंने रिहंद बताया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का रिहंद जो बांध है यह सबसे बड़ा बांध है। नोट करिएगा, सबसे बड़ा बांध है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ? महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, केरल में? तो बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा? तो भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? प्रश्न संख्या 18 जल्दी से बताएंगे सब लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। सी डी, अरे भाई साहब, डी और सी सभी लोग ऐसे करेंगे? नहीं भाई साहब, एक उत्तर दीजिए ना, क्योंकि ये तो पढ़े होंगे, आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य था भाषाई आधार पर गठित होने वाला। इसका गठन कब किया गया था, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, कब किया गया था गठन, एक बार सब लोग बताएंगे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि किस महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप कहा जाता है? एशिया को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिण अमेरिका को? चलिए,
किस महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप कहा जाता है? तो आप जान जाइए अंधकार महाद्वीप किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अफ्रीका को। अफ्रीका महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है? चलिए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4A में और भाग 5 में। बताइए। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था बताइए? मौलिक अधिकार तो मैंने बताया था कहाँ से बताइए? सब लोग बताएंगे, सभी लोग। मौलिक कर्तव्य कहाँ से? बिल्कुल सही, रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है भारत के संविधान में। तो इसका उल्लेख किस भाग में किया गया है, ये आपसे अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा भाग 4A में। ठीक है? भाग 4A यानी कि तीसरा ऑप्शन सी वाला हमारा इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक? चलिए आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं वर्तमान में? 72, 73, 75, 76। चलिए यहाँ से अभी हम एक क्वेश्चन और पूछेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछने का यही सिद्धांत है, थोड़ा सा आप भी खोजबीन करिए। ठीक है? थोड़ा सा खोजबीन करेंगे, एक प्रश्न खोजेंगे अगर तो 2-3 प्रश्न पा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी और हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो हम क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहे हैं तो। ठीक है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या की अगर बात की जाए तो आपको भी पता है 75 जिला है, लेकिन कुछ समय के लिए यह 76वां जिला हमारा प्रयागराज घोषित किया गया था जो कुंभ क्षेत्र था। वो तो अस्थायी तौर पर था। ठीक है? उसे हटा दिया गया मेले के बाद। ठीक? तो वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश में 75 यानी कि 75 जिले हैं और 75वां जिला कौन सा था है वो बताइए आप कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस नदी को उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? ये प्रश्न नया है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए, यमुना को, गंगा को, घाघरा को और गोमती को। जल्दी से बताएंगे। देखिए तुक्का मत मारिएगा, पहली बात तुक्का नहीं मारना है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो आप लोग नोट करिए कि गंगा नदी को उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है? बिल्कुल, गंगा नदी को। नमामि गंगे योजना थी ना एक, सुने होंगे आप। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? बताइए। 1962 में, 1965 में, 1971 में और 1975 में। आपको पता होना चाहिए। एक बात और बताएंगे कि आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? चलिए दोनों प्रश्न बताएंगे। आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है और आपातकाल पहली बार भारत में कब लगाया गया था? चलिए सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही, 1962 में। बिल्कुल 1962 में भारत में पहली बार आपातकाल लगाया गया था और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद है 352। ठीक है? अनुच्छेद 352 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है और पहली बार 1962 में लगाया गया था। ये भी आप जानते रहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद? चलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? तो आप जान जाइए यहाँ पर। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव की, तो वह विधानसभा के सदस्य ही करेंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री ये सब नहीं करते, बल्कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार आपसे हम विनम्र निवेदन करेंगे कि लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। अगर आपको इस प्रकार की कहीं और क्लासेज मिल रही वो भी फ्री में, तब ज़रूर पढ़िए वहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर ज़रूर जुड़िए आप लोग। ठीक? चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि लाल जो रक्त होता है हमारा, यह लाल क्यों होता है? तो मैंने बताया था हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो खून होता है यह लाल होता है। इसमें कुछ अतिरिक्त बात जानने की नहीं है। बी ऑप्शन सही करिए। चलिए
भारत का राष्ट्रीय खेल है कौन सा है? तो ये मैंने बताया था हॉकी हो जाएगा राष्ट्रीय खेल, परंपरागत रूप से माना गया है। तो बिल्कुल सही 26 का हमारा जो है उत्तर बिल्कुल हॉकी सही हो जाएगा। देखिए जो आप जानते हो वहाँ पर समय वेस्ट नहीं किया जाएगा, अगर क्वेश्चन सरल आ गया तो जल्दी से उसे पढ़ाकर हटा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या संसद? चले, बात उत्तर प्रदेश की ही नहीं कहीं पर भी होगी, अगर राज्यपाल की नियुक्ति होगा तो इनमें से कोई एक ही करता है हर राज्यपाल की नियुक्ति। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, अरे भाई साहब क्या उत्तर दे रहे हो यार? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग एक तरफ से उत्तर दे रहे हो। बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री नहीं होते बल्कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं अपने द्वारा। ठीक है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये आपको पता होगा। राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और यही उम्र राष्ट्रपति बनने के लिए भी चाहिए। इतना आप जानते रहिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम एक बार कमेंट करके बताइए। ये इस समय जो राज्यपाल हैं कौन है? एक बार कमेंट करके बताइए सब लोग तो। चलिए देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोगों को पता है। किस धातु को सरल धातु कहा जाता है? सरल धातु, शायद ये प्रश्न बहुत नया है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए, सोना, चांदी, पारा, लोहा। सरल धातु कौन सा हो सकता है? प्रश्न संख्या 28 का उत्तर बताइए। चलिए, सरल धातु बिल्कुल सोना, 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 अरे भाई साहब सोना नहीं है। यहाँ पर सरल धातु की बात कर रहा था, इसलिए हमारा पारा उत्तर यानी सी वाला सही होगा। पारा जो है सबसे सरल धातु माना जाता है, तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न का उत्तर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आइए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जन गण मन है, वंदे मातरम है, सारे जहां से अच्छा है, जय हो। कौन सा है? बताइए। भाई साहब पता तो होगा ना, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जन गण मन। भाई साहब क्या उत्तर बता रहे हो यार तुम लोग? थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न पढ़िए। राष्ट्रीय गीत की बात कर रहा है, राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रगान नहीं पूछा जा रहा है जो आप लोग जनगण मन बता रहे हैं। राष्ट्रीय गीत जो है वो क्या है? वंदे मातरम होता है। और जनगण मन जो है ये राष्ट्रगान है। भाई साहब कहाँ पर दिमाग है? ठीक है, ये राष्ट्रगान है, नोट करिए अच्छे से। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर है, कोयल है, सारस है, चील है। चलिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी तो मैंने बताया था ना सारस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो हो जाएगा सारस होगा। और भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी जो होगा वह मोर होगा। नोट करिए ये राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय मतलब पूरे भारत का और राजकीय मतलब किसी स्पेशली एक राज्य का। ठीक है, नोट करिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आज की स्पेशल जीके जीएस वाली क्लास। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए। और डेली जुड़िए सुबह 10 बजे, क्योंकि परीक्षा में समय कम है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास समय बहुत अधिक है तो आपको गलत लग रहा है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक है। आपको भी पता होगा यूपीपी में जो भर्ती आई है लगभग 32,000 पद पर। 32,000 पदों के लिए लगभग 30 लाख फार्म पड़ चुका है। तो समझ जाइए, सुधर जाइए। अगर अभी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए। और आपके होम गार्ड में भी 25 लाख के ऊपर ही फार्म पड़ा है, हल्के में मत लीजिएगा। ठीक, बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। पढ़ाई करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, नहीं करना चाहते तो स्वतंत्र रहें, जो करना हो वो कर सकते हैं। एक बार समय निकल जाने के बाद पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते आप। इसलिए समय है, थोड़ा सा 2 महीने 3 महीने मेहनत कर देंगे तो हो सकता है वर्दी मिल जाए। ठीक है, चलिए फिलहाल आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारी बात बुरी लगी उसके लिए हम माफ़ी भी चाहेंगे। ठीक है।
जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो जुड़िए, कल फिर से लाइव आएँगे सुबह 10 बजे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हाँ सर हम डेली लाइव जुड़ेंगे। ठीक? चलिए, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा। धन्यवाद।